तो क्या हरीश रावत कांग्रेस को छोड़कर क्षेत्रीय दल बनाने वाले हैं? हरीश रावत आखिर 15 दिन के अर्जित अवकाश पर क्यों चले गए? प्रकाश जोशी ने ऐसा क्या हरीश रावत को दिल्ली की उस मीटिंग में बोल दिया कि हरीश रावत ने सियासी मौन धारण कर लिया है? कांग्रेस में 6 दिग्गजों ने ज्वाइनिंग ली, तो संजय नेगी क्यों चूक गए? क्या बाधा उनकी कांग्रेस में एंट्री के रास्ते में आ रही थी? ये सवाल उत्तराखंड के सियासी गलियारों में रह रहकर पूछे जा रहे हैं। सोशल मीडिया में लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि आखिर कांग्रेस में हुआ क्या है? क्या 6 नेताओं की कांग्रेस में ज्वाइनिंग से हरीश रावत खुश नहीं है, या संजय नेगी की एंट्री नहीं हो पाने से हरीश रावत दुखी हैं? यानी जितने मुंह उतनी बातें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन लाल चंद और प्योर पॉलिटिक्स में आज कांग्रेस की इसी पॉलिटिक्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। जिस अंदाज में कांग्रेस ने मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए 3 पूर्व विधायकों समेत 6 नेताओं की पार्टी में एंट्री कराई है, उसके बाद से बीजेपी कैंप में खलबली मची हुई है। महेंद्र भट्ट को जिस अंदाज में कहना पड़ा कि दरअसल ये भाजपा का निकाला हुआ माल था जिसको कांग्रेस बटोर रही है, उसके बाद उनको अपने बयान को पलटना पड़ता है, सफाई पेश करनी पड़ती है, क्योंकि गणेश गोदियाल ने सीधा ही सवाल पूछ दिया, जो कल आपके विधायक थे वो आज निकाला हुआ माल है, तो क्या आज जो आपके विधायक हैं उनको भी आप माल समझते हैं? निश्चित तौर पर इसके बाद महेंद्र भट्ट को मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी नेतृत्व की तरफ से पक्के तौर पर फटकार लगी होगी, जिसके बाद उनको अपना बयान पलटना पड़ा। लेकिन बात आज हम कांग्रेस की कर रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है और कहा भी क्या जा रहा है, ऐसा देखा भी जा रहा है कि रामनगर में संजय नेगी एक मजबूत ताकत हैं, और अगर उनको कांग्रेस का टिकट मिलता है तो ये कांग्रेस के लिए रामनगर में कड़े मुकाबले में आने वाली बात होगी। क्योंकि जिस अंदाज में रामनगर को एक जमाने में कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, सतपाल महाराज जब कांग्रेस में हुआ करते थे, उनकी पत्नी भी अचानक वहां पहुंचती हैं और रामनगर से चुनाव जीतती हैं, वो मंत्री भी बनती हैं। उसके बाद ऐसा क्या हुआ 2017 और 2022 में कि लगातार दोनों चुनाव कांग्रेस रामनगर से हार गई, जबकि उस सीट को कांग्रेस के लिए मुफीद सीट माना जाता है, जिस तरह के वहां के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार चुनाव दर चुनाव, चाहे पंचायत का चुनाव हो या फिर विधायकी का चुनाव हो, जिस तरीके से संजय नेगी अपना दमखम दिखाते हैं, वो अपनी पत्नी को चुनाव जिता ले जाते हैं, और वो जिनका समर्थन करते हैं वो मोहम्मद अकरम भी चुनाव जीतते हैं, जिनका समर्थन रणजीत रावत वहां करते हैं, भुवन पांडे का, वो अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। यानी कि रामनगर की तस्वीर बहुत हद तक साफ होती हुई दिखाई दे रही है कि संजय नेगी का जनाधार वहां लगातार बढ़ रहा है। तो क्या हरीश रावत सिर्फ इसी बात से नाराज हो गई जब कुमारी शैलजा, जो उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी हैं, जब वो दिल्ली में बैठक ले रही थी और जिन 6 नाम जिन्होंने बाद में कांग्रेस को ज्वाइन भी कर लिया है, उन पर चर्चा होने के बाद हरीश रावत ने कहा कि 7वें नाम के तौर पर संजय नेगी को भी कांग्रेस में ज्वाइनिंग कराई जाए। तो आखिर उस मीटिंग में ऐसा हुआ क्या कि हरीश रावत अचानक उठ खड़े होते हैं, और फिर प्रकाश जोशी उन्हें ऐसा क्या कहते हैं कि फिर हरीश रावत ये कहने को मजबूर हो जाते हैं कि फिर आज उनको यहीं पे बुके दे दिया जाए, यानी कि उनको यहीं से उनका संन्यास करा दिया जाए। और फिर उसके बाद हरीश रावत चले जाते हैं, गणेश गोदियाल से लेकर दूसरे नेता उनकी मान मनोवल भी करते हैं, यानी बहुत कुछ उस मीटिंग में होता है। और उसके बाद जिस दिन दिल्ली में कांग्रेस में, क्योंकि जिन 6 लोगों की ज्वाइनिंग कांग्रेस ने कराई है, ये अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, अपने अपने पॉलिटिकल एरेना में अच्छा खासा दमखम रखते हैं। एक जमाने में चूंकि 3 तो उनमें से विधायक भी रह चुके, राजकुमार ठुकराल 2 बार के विधायक, नारायण पाल 2 बार के विधायक हैं, और भीमलाल आर्य भी एक बार विधायक बने बीजेपी के सिंबल पे। नारायण पाल लगातार बीएसपी के सिंबल पर सितारगंज से विधायक बनते हैं, यानी कि अपना दमखम ये लोग रखते हैं। तो क्या वजह है कि जब इतने दिग्गज आ रहे थे तो संजय नेगी के रास्ते में रुकावट आ जाती है? तो इसको एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो हमारे सोर्सेज ने जो जानकारी हमें दी कि उस मीटिंग में एजेंडा 6 नामों पर ही चर्चा को लेकर के था। यह पहले से क्लैरिटी थी कि हमको नारायण पाल की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
राजकुमार ठुकराल की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, भीमलाल आर्य को लाना है कि नहीं लाना है, गौरव गोयल को लाना है, अनुज गुप्ता को लाना है कि नहीं लाना है, इस तरह से समीकरण बने हुए थे। और लाखन सिंह नेगी को लाना है कि नहीं लाना है, क्योंकि जो कांग्रेस के भीतर के जो समीकरण अब बनते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन विधानसभा क्षेत्रों में मजबूत चेहरे अगर कांग्रेस के अपने परंपरागत तौर पर नहीं है, तो वहां बाहर से मजबूत चेहरों को लाया जाए। और अगर उनको टिकट के कमिटमेंट पे लाया जा रहा है तो फिर वहां किसी तरह का कंफ्यूजन न हो, उनका टिकट वहां कंफर्म भी एक तरह से माना जाए। और मोटे तौर पर जो हम समझ पा रहे हैं पॉलिटिकली, कांग्रेस के भीतर जिन 6 चेहरों को लाया गया है, उनको एक तरह से संभावित दावेदार के तौर पर भी अब उनके क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में देखा जा रहा है। तो इसी कड़ी से जब हरीश रावत ने कहा कि संजय नेगी को भी कांग्रेस में लाया जाना चाहिए, तो कुमारी शैलजा, जो जानकार सूत्रों ने हमें बताया कि कुमारी शैलजा ये तर्क रखती हैं कि ये मीटिंग है 6 नामों पर चर्चा करने के लिए है, रावत जी, और जो संजय नेगी या जो दूसरे नाम है उन पर अगले राउंड में चर्चा होगी, क्योंकि जो 6 नामों पर चर्चा होनी उस पर एक कंसेंसस हम लोगों में एक बार बन जाए। क्योंकि अगर उसके बाद संजय नेगी या और 7वें 8वें 10वें 12वें 15वें नाम, क्योंकि 18 नामों का जिक्र गणेश गोदियाल कर रहे हैं कि 18 नामों की लिस्ट भेजी गई है, उन पर हम चर्चा करेंगे, तो हम एक तरह से ये मीटिंग डेविएट होगी और हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को अब लाया जा रहा है, इस रणनीति के तहत भी लाया जा रहा है कि क्या वो अपने विधानसभा क्षेत्र के हमारे संभावित प्रत्याशी के तौर पर उनको देखा जाए। इस लिहाज से अगर संजय नेगी पर आज चर्चा होती, कोई कंसेंसस विद इन द पार्टी और जो विद इन द स्टेक होल्डर्स में नहीं बन पाई, क्योंकि रणजीत रावत एक स्टेक होल्डर के तौर पर रामनगर को लेकर के लगातार दावेदारी करते रहे हैं। 2022 का सियासी ड्रामा सबने देखा था, जब हरीश रावत ने कहा कि वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे, उधर से रंजीत रावत ने कहा वो भी रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। बाद में पटाक्षेप होता है कि रंजीत रावत सल्ट जाते हैं और हरीश रावत लालकुआ आते हैं, और वहां से महेंद्र पाल सिंह को आनन फानन कांग्रेस को लड़ाना पड़ता है, और संजय नेगी बागी लड़के 16,000 से ज्यादा वोट ले जाते हैं, और वहां से कांग्रेस ये 22 में फिर चुनाव हार जाती है। तो ये कुमारी शैलजा की तरफ से तर्क रखा जाता है कि आज के एजेंडा में 6 नामों को पर ही चर्चा है, इन्हीं नामों को पार्टी हाईकमान तक यानी शीर्ष नेतृत्व को मंजूरी के लिए, अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद हरीश रावत जब उठ खड़े होते हैं, तो जो जानकार सूत्रों ने बताया कि प्रकाश जोशी भी कुछ बातें सीधे हरीश रावत को कहते, क्योंकि उस मीटिंग में प्रकाश जोशी भी मौजूद थे, और वो सीधे तौर पर हरीश रावत पर ये आक्षेप या आरोप लगाते हैं कि संजय नेगी जैसे लोगों को आपने ही जब तब सियासी नफे नुकसान के लिहाज से पार्टी के घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ खड़ा करने के लिए सूत्रधार के तौर पर काम किया, यानी आप ही सूत्रधार रहे हैं, जो 2022 में देखने को मिला था। यहां से हरीश रावत के लिए बहुत बड़ा एक तरह से झटका उस बैठक में होता है, और फिर हरीश रावत तपाक से कहते हैं अगर ऐसा कुछ है तो फिर उनको आज ही यहां से बुके थमा दिया जाए, यानी कि उनके रिटायरमेंट की घोषणा, उनके संन्यास की घोषणा फिर आप कर दीजिए। इस तरह से हरीश रावत फिर बैठक छोड़ करके निकल जाते हैं, फिर मान मनोबल के लिए गणेश गोदियाल को भेजा जाता है। इस तरह से वो बैठक कंक्लूड होती है, 6 नामों पर चर्चा होती है। संजय नेगी के नाम को लेकर के कांग्रेस के भीतर रंजीत रावत सीधे तौर पर उनका विरोध करेंगे, ये स्वाभाविक है, सबको पता है, लेकिन मोटे तौर पर कांग्रेस के बहुत सारे नेता मानते हैं और इस जमीनी सच्चाई को जानते भी हैं कि संजय नेगी रामनगर से अगर कांग्रेस के पाले में आते हैं तो इस सीट पर कांग्रेस को मजबूती मिलेगी और वो एक तरह से भाजपा से यहां लोहा ले सकती है। ये कांग्रेस के बहुत सारे नेता मानते हैं, लेकिन पहले जिस तरह से कुमारी शैलजा का सीधा मैसेज है, सीधे तौर पे राहुल गांधी का भी मैसेज है कि पहले विद इन द प्रदेश यूनिट है, उसमें एक कंसेंसस बननी चाहिए, क्योंकि कल आप संजय नेगी को पार्टी में लेकर के आ जाएंगे, ठीक चुनाव होगा तब आप टिकट नहीं देंगे, तो नेचुरली जो 2022 में हुआ था वो 2027 में होता हुआ दिखाई देगा। आप संजय नेगी को टिकट नहीं देंगे तो वो बागी लड़ जाएंगे, यानी फिर वहां पर कांग्रेस को बगावत झेलनी पड़ेगी। इसलिए पहले रंजीत रावत हरीश रावत को बिठा करके दोनों के बीच में क्या कोई एक तरह से सुलह सफाई हो सकती है क्या? क्या रंजीत रावत और संजय नेगी को बिठा करके कोई सुलह सफाई हो सकती है? इस तरह से एक तरह से ये मैसेजिंग कुमारी शैलजा की थी कि पहले हमें नेताओं को, प्रदेश के नेताओं को आपस में बैठ करके, क्योंकि यही फॉर्मूला अपना करके कांग्रेस, जिस तरह से गणेश गोदियाल ने कहा कि 18 के आसपास नाम हैं जो जिनमें बहुत सारे नेता बीजेपी की भी हैं जो कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन पहले सब नामों को लेकर के नेताओं में आपसी कंसेंसस बनेगी, जैसी कंसेंसस राजकुमार ठुकराल को लेकर के
तिलकराज बेहड़ किच्छा विधायक और नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड विधानसभा यशपाल आर्य के बीच में बनी, क्योंकि लगातार चाहे पिछले लोकल बॉडी इलेक्शन के समय से राजकुमार ठुकराल को और उनके भाई को कांग्रेस में लाने की कोशिशें हुई थी, लेकिन तब तिलकराज बेहड़ हरीश रावत का विरोध आया था। फिर जिस तरह से जो कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि तिलकराज बेहड़ और यशपाल आर्य के बीच में कुछ बैठकें होती हैं, कई दौर की मंत्रणा होती है, बातचीत होती है और एक क्लैरिटी लाई जाती है कि किच्छा से अगर तिलकराज बेहड़ लड़ रहे हैं तो रुद्रपुर से अगर कांग्रेस को कोई मजबूत चेहरा राजकुमार ठुकराल के तौर पर अगर मिलता है तो उसमें तिलकराज बेहड़ को उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर एक कंसेंसस बनती है और वो इस तरह से बनती है कि जब राजकुमार ठुकराल और बाकी नेताओं को दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ज्वाइनिंग कराई जा रही थी, तब तिलकराज बेहड़ खुद वहां मौजूद रहते हैं, यानी एक मैसेजिंग देने की कोशिश की कि पार्टी के दिग्गजों में कोई नाराजगी नहीं है। यही कुमारी शैलजा का राहुल गांधी का मैंडेट और मैसेज भी है कि अगर रामनगर में संजय नेगी को लाया जाता है तो पहले हरीश रावत, रंजीत रावत, संजय नेगी यानी इन स्टेक होल्डर्स को बिठा करके क्या इनके अंदर एक आपसी समझबूझ, सहमति, सुलह सफाई हो सकती है। अगर ऐसी हो सकती है तो संजय नेगी को टिकट के कमिटमेंट के साथ कांग्रेस में लाया जाए, न कि आज किसी झांसे में उनको लाया जाए, कल को फिर वहां पर फिर वही जो कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे के समय जो कुरुक्षेत्र दिखाई देता है वो फिर वहां पर रामनगर में रण छिड़े और फिर वहां से बगावत हो, जिसकी भरपाई फिर चुनाव में कांग्रेस नहीं कर पाए। तो इस नजरिए से कुल मिलाकर के उस मीटिंग में लेकिन जिस तरह से हरीश रावत को सेटबैक लगा, प्रकाश जोशी ने जिस तरह से उन पर एक तरह से कटाक्ष किया, उन पर अपने व्यंग बाण छोड़े, उसके बाद से हरीश रावत आहत होते हैं। और जिस दिन ये बड़ी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन हरीश रावत फेसबुक पे लिखते हैं कि वो 15 दिन एक तरह से अर्जित अवकाश के तौर पर रहना चाहेंगे राजनीतिक चीज़ों से, क्योंकि उन्होंने 60 साल तक बहुत मेहनत की है, पार्टी की सेवा भी की है, पॉलिटिक्स भी की है, तो उनको एक 15 दिन का अर्जित अवकाश उनका बनता है। लेकिन उनकी टीस वहीं से निकल करके आती है, यानी कांग्रेस के भीतर एक तरफ पुनबा जोड़ो अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ इस तरह से जो नेता है उनको लग रहा है, क्योंकि जिस तरह के एलिगेशंस लगे कि लाखन सिंह नेगी को अगर लाए तो यशपाल आर्य लेकर आए, राजकुमार ठुकराल को अगर लाए तो यशपाल आर्य लेकर के आए, नारायण पाल को अगर लेकर आए तो यशपाल आर्य लेके आए, भीमलाल आर्य को लेकर आए तो गणेश गोदियाल लेकर के आए। तो इस तरह से जो चीजें चल रही हैं विद इन द कांग्रेस, जो एक धड़ा दूसरे धड़े पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जो मकसद जो कांग्रेस का कम से कम दिखाई देता है वो मकसद यही है कि पहले आपस में एक समझबूझ बने कि जिस नेता को अब हम चुनाव से करीब साल भर पहले अगर पार्टी में लेकर के आ रहे हैं और अगर वो टिकट के कमिटमेंट पर आ रहे हैं तो फिर जब टिकट बंटवारा हो तब किसी तरह का विद्रोह देखने को ना मिले, इस रणनीति पर कांग्रेस चल रही है। और इसी रणनीति के तहत बीजेपी के कुछ ऐसे भी नेता हैं जो पिछला चुनाव भी बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे, ऐसे कुछ नेता भी कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं जो आना चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की रणनीति यही है कि अगर इस चुनावी समय में, इस चुनावी वेला में अगर लोगों को लाया जा रहा पार्टी के भीतर तो फिर उनके टिकट को लेकर के भी क्लैरिटी बनी रहे। यही वजह है कि रामनगर में संजय नेगी की एंट्री कांग्रेस में फिलहाल के लिए टाल दी गई है। हालांकि संजय नेगी भी लगातार अब एक्टिव है, सोशल मीडिया पर वो लिख रहे हैं कि वो मुश्किल में है, समझ नहीं आ रहा उनको संकट में भाजपा या कांग्रेस, इस तरह से वो अपने समर्थकों को इशारा कर रहे हैं। शायद कांग्रेस के रणनीतिकारों को भी वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास बहुत वक्त नहीं है, आपको तय करना पड़ेगा कि आप उनके लिए दरवाजा खोलते हैं या फिर वो आपके विरोधी दल की तरफ देखें। क्योंकि लगातार ये भी कहा जाता रहता है पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में दिवान सिंह बिष्ट शायद अगला चुनाव ना लड़े, या जिस अंदाज में बीजेपी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी बीएल संतोष से बीजेपी के एक वरिष्ठ विधायक मिले थे और उनको बीएल संतोष ने टकासा जवाब दे दिया कि अब आप 75 पार की सीमा में हैं और अभी भी आप अगर चुनावी ताल ठोकने की संभावनाएं तलाश रहे हैं तो आपको पुनर्विचार करना पड़ेगा। तो यानी कि जो वेटरन बीजेपी के हैं उनके लिए इस चुनाव में कुछ रास्ता कठिन भी हो सकता है। तो क्या दीवान सिंह बिष्ट को लेकर के भी बीजेपी में इस तरह की चर्चाएं चल रही हो, तो क्या उस नज़रिए से संजय नेगी के लिए बीजेपी में भी मुफीद संभावनाएं बन सकती हैं कि इस पर भी लगातार चर्चा हो रही है। हालांकि जो उनका जो वोटर्स का जो उनका समर्थक तबका है वो कितना बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो सकता है ये संजय नेगी भी जानते हैं और दूसरे रणनीतिकार भी जानते हैं। लेकिन ये सही है कि अप्रैल में जिस तरह से जो जानकारी हमें मिली है कि कांग्रेस की एक ये भी रणनीति है कि एक झटके में नेताओं की ज्वाइनिंग ने कराई जाए, उसको टुकड़ा टुकड़ा किस्तवार ज्वाइन किया कराया जाए। अब अप्रैल में भी ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो
नेता, जिनमें कुछ नेता बीजेपी के भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रणनीति है कि बिग शॉट हो ना हो, लेकिन अगर एक विधानसभा स्तर पर अपनी जमीन और जनाधार कोई रखता है, क्योंकि आप जितने भी नेता देखोगे, चाहे नारायण पाल देखो, भीमलाल आर्य देखो या फिर राजकुमार ठुकराल देखो, इन सब का अपना अपना एक वोटों का गणित भी है, अपना एक जनाधार भी अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित है। तो इसी तरह से आने वाले समय में और भी चेहरों को कांग्रेस में ज्वाइन होते हुए आप देखेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि अप्रैल में ऐसे नेताओं का एक दूसरा लॉट है जो कांग्रेस ज्वाइन करता दिखाई देगा। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल यही था कि हरीश रावत की नाराजगी को लेकर जिस तरह से कुछ उनके भावुक और अति सक्रिय समर्थक तो यहाँ तक भी लिख रहे हैं कि हरीश रावत को अब अपनी अलग पार्टी बना लेनी चाहिए, उनको एक क्षेत्रीय दल बना लेना चाहिए, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि हरीश रावत कहीं नहीं जा रहे हैं। हरीश रावत बहुत झटके झेलते हुए कांग्रेस से बाहर नहीं गए हैं। हालांकि प्रेशर पॉलिटिक्स हरीश रावत पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। अब अंतर बस ये आया है कि राहुल गांधी की राजनीति में प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए बहुत गुंजाइश अब नहीं बची है, और शायद ये मैसेज हरीश रावत को भी है। लेकिन देखना पड़ेगा जब वो अपने अर्जित अवकाश से बाहर आते हैं और वो सियासत पर कुछ बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी तो उनकी खामोशी बोल रही है। और जब वो बोलना शुरू करेंगे तो उनकी नाराजगी संजय नेगी को लेकर के थी, उनकी एंट्री नहीं हो पाने को लेकर थी, या जिस तरह से प्रकाश जोशी ने उनको कुछ कहा या कुमारी शैलजा ने उनको कुछ कहा, इसको लेकर नाराजगी थी, या 2027 को लेकर वो किस नजरिए से अब पत्ते ओपन करना चाहते हैं, इन सब का पटाक्षेप तो खुद हरीश रावत की आने वाले समय की पॉलिटिक्स करेगी। लेकिन कुल मिलाकर के संजय नेगी के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ कुछ अड़चने जरूर है। आप क्या सोचते हैं कांग्रेस में 6 नेताओं की एंट्री और आने वाले समय में ऐसे और नेताओं की एंट्री को लेकर के जिस तरह की कयासबाजियां, अटकलबाजियां, चर्चाएं चल रही हैं, उस पर आप क्या कमेंट करते हैं? और संजय नेगी के पॉलिटिक्स वर्सेस रंजीत रावत की पॉलिटिक्स को रामनगर में आप किस नज़र से देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।